Good morning, students. Today we have studied medicinal chemistry for 4th semester, B Pharmacy 4th semester, medicinal chemistry. The topic is drugs acting on CNS, means central nervous system. It includes a topic that is general anesthetics. All of you know about what is anesthesia. Firstly, before doing general anesthetics, we have to know about the term known as anesthesia. What is anesthesia? Anesthesia is a term that is used for removal of pain sensation, somewhat pain sensations. So, in anesthesia, two terms are included, that are local anesthetics and general anesthetics. So, today we will discuss about general anesthetics only. So, before general anesthetics or before introduction of general anesthetics, in today's scenario, one term is used, that is pre-anesthetic medications. हमें एनेस्थाइज पेशेंट को एनेस्थाइज करने से पहले उसको कुछ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस देनी पड़ती हैं. तो आपके सिलेबस में है आपका जनरल एनेस्थेटिक, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड देयर SARs एंड सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स. And at last topic is pre-anesthetics, but we have discussed it earlier because its name indicates that it is pre-anesthetics. So pre-anesthetic है means anesthesia से पहले देने वाली drugs, तो इसके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए. तो what are pre-anesthetic medications? Use of drugs before anesthesia. Anesthesia देने से पहले जो drug substances दिए जाते हैं that are pre-anesthetics. किस लिए देते हैं हम pre-anesthetics? To make एनेस्थीसिया सेफर. एनेस्थीसिया को सेफ बनाने के लिए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस को इंड्यूस किया जाता है. विच टाइप ऑफ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस वी विल गिव टू पेशेंट्स? कौन से प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस हम पेशेंट्स को देते हैं? देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ दैट ड्रग्स. तो फर्स्ट इज एंटी एंजाइटी. एंजाइटी मीन्स घबराहट. जब कोई भी पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में जाता है, मीन्स ओटी में, या बिना ओटी में जाने से पहले ही उसको पता है कि आपके साथ कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स होने वाले हैं, ठीक है, तो उसको घबराहट होती है. उसके माइंड में कुछ ऐसी सेंसेशंस होती हैं कि कैसे होगा ऑपरेशन, क्या होगा, ज़्यादा दर्द तो नहीं होगा. उस चीज़ को रिलीव करने के लिए, यानी कि उस एंजाइटी को रिलीव करने के लिए हमें कुछ ड्रग्स इंड्यूस करनी पड़ती हैं. दैट इज एंटी एंजाइटी ड्रग्स. टू रिलीव फ्रॉम एंजाइटी मीन्स उस घबराहट से पीछा छुड़ाने के लिए हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मॉर्फिन. मॉर्फिन इज ऑल्सो नॉन एज ओपियोइड एनाल्जेसिक. मीन्स वो ड्रग जो आपके पेन को भी रिमूव करती है अलोंग विद रिमूवल ऑफ एंजाइटी. उसी के साथ साथ एंजाइटी को भी रिमूव करता है आपका मॉर्फिन. सेकेंड ड्रग इज यूज्ड टू रिमूव और टू क्रिएट amnesia. Amnesia is known as temporary loss of memory. Amnesia होता है temporary loss of memory. Means कुछ टाइम के लिए पेशेंट को अपनी मेमोरी याद ना रहे. Means temporary loss of memory is known as amnesia. अगर पेशेंट आफ्टर ऑपरेशन या आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर्स जब ओटी से बाहर आता है तो उसको कुछ % याद नहीं रहता है कि उसके साथ क्या क्या ट्रीटमेंट्स किए गए हैं, ठीक है. तो इन सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए हम उसे ड्रग्स देते हैं जो कि एमनीशिया क्रिएट करती हैं पेशेंट के अंदर. थर्ड टाइप ऑफ प्री एनेस्थेटिक ड्रग इज हिप्नोटिक्स. हिप्नोटिक्स, दीज ड्रग्स इंड्यूस बिफोर 1 नाइट टू प्रोसीजर. सर्जिकल ऑपरेशंस होने से एक रात पहले आपको हिप्नोटिक्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को अच्छी स्लीप प्रोड्यूस हो. मीन्स बिफोर सर्जिकल प्रोसीजर्स फर्स्ट नाइट वो पेशेंट आपका अच्छे से रिलीफ हुआ हो, अच्छे से उसने प्रॉपर नींद ली हो, इसलिए उसको हिप्नोटिक्स दिया जाता है ताकि उसको एंजाइटी हो सके तो बहुत कम हो. नेक्स्ट इज एंटीकोलिनर्जिक्स. एंटीकोलिनर्जिक्स कैटेगरी की ड्रग्स को भी हम समवट प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस के अंदर काउंट करते हैं. लाइक एट्रोपिन, जो किस लिए काम आती हैं? टू प्रिवेंट एक्सेस सीक्रेशन ऑफ सलाइवा और म्यूकस. मीन्स आपका जो GIT सिस्टम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट,
उससे आपके जो गैस्ट्रिक जूसेस की सीक्रेशंस होती हैं उन्हें प्रिवेंट करने के लिए। इसीलिए बहुत बार आपके सर्जन्स के थ्रू आपको बोला जाता है कि जब भी कोई सर्जरी होने वाली हो उससे 2 घंटे पहले या 2.5 घंटे पहले तक कुछ भी खाया ना जाए, ठीक है। तो रीज़न यही होता है, जब भी हम कुछ अचीव करते हैं जीआईटी के थ्रू तो हमारे जीआईटी में सीक्रेशंस होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उन सीक्रेशंस को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एंटी एमेटिक्स। Antiemetics are the drugs which are used to prevent emesis और nausea vomiting। Vomiting को prevent करने के लिए antiemetics दी जाती हैं, like domperidone, ठीक है, और promethazine। These are drug examples of antiemetics जो कि post operative और pre operative nausea को prevent करने के लिए दिए जाते हैं। Next is analgesics। Analgesics are substances which are used to relieve pain sensation। During surgical anesthesia pain induce हो उन्हें relieve करने के लिए analgesics दिए जाते हैं, but in lower or therapeutic doses। Next is muscle relaxants। Muscle relaxants are the drugs which are used to relieve their muscle tone। पेशेंट की मसल्स जब कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाती हैं तो वो पेशेंट सेफ मोड में होता है और बिल्कुल अनकॉन्शियस फॉर्म में होता है, जिस टाइम पर उसकी मसल्स रिलैक्स होती हैं। तो उस मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हम मसल रिलैक्सेंट्स देते हैं। तो दीज 7 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन इज यूज्ड एज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस। इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हम अपने एनेस्थीसिया प्रोसीजर को कंप्लीटली गेन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक जनरल एनेस्थेटिक के थ्रू हम सर्जिकल एनेस्थीसिया प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं पेशेंट को। तो टू रिड्यूस जनरल एनेस्थेटिक डोज, किसी भी पेशेंट को एनेस्थाइज करना है किसी भी ऑपरेशन से पहले, तो जनरल एनेस्थीसिया की डोज अगर ज़्यादा बढ़ाई जाए तो वो टॉक्सिक हो सकती है। तो उस टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि एनेस्थेटिक की डोज ज़्यादा ना हो, उसकी डोज थेरापेटिक रहे, तो उसको गेन करने के लिए हम ये टाइप ऑफ ड्रग्स देते हैं, ठीक है। इन ड्रग्स को देने की वजह से क्या होता है, आपके जनरल एनेस्थेटिक की जो डोज है वो थेरापेटिक पॉइंट पर रहती है, वो टॉक्सिक नहीं क्रिएट होती है। तो ये ड्रग्स आपको हेल्प करती हैं समवट एनेस्थीसिया कॉज करने में। So anesthesia is divided into 2 terms, that is N and aesthesis. N means without or aesthesis means without sensation. So we can say it, anesthesia is without sensation. So general anesthetics are those drugs or those substances which produce reversible loss of sensation. Reversible loss of sensation and consciousness means कॉन्शियसनेस को लॉस करेंगे लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइम तक, उसके बाद आपकी कॉन्शियस रिगेन हो जाएगी। सो वी कैन से इट दैट इज रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन और कॉन्शियसनेस दैट प्रोड्यूस्ड बाय यूज ऑफ जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जनरल एनेस्थीसिया? फर्स्ट इज general anesthesia. Basic features of general anesthetic is loss of sensation, adequate sleep and amnesia. Sometimes we produce amnesia in patient. Next is abolition of somatic and autonomic reflexes, muscle relaxation and immobility. So these are the basic features of one general anesthetic drug. So which are the ideal properties of a general anesthetic? एक general anesthetic आपका कैसा होना चाहिए, उसकी basic ideal properties क्या होंगी? It should be non-reactive.
वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए एंड इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, मीन्स एक रिलायबल कॉस्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इन्फ्लेमेबल, नॉन एक्सप्लोजिव। नॉन एक्सप्लोजिव होना चाहिए, मीन्स आप उसको ऐसे एनवायरनमेंट में रख सकें जहां आपका टेम्परेचर मॉडरेट हो, वो ड्रग आपकी इन्फ्लेम ना हो। नेक्स्ट इज प्रोड्यूस रैपिड एंड प्लीजेंट एक्शन। जनरल एनेस्थेटिक आप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होना चाहिए और एक प्लीजेंट एक्शन होना चाहिए। पेशेंट के अंदर किसी भी तरीके की उसके अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, टू प्रोड्यूस एडिक्वेट मसल रिलैक्सेशन। आपके जनरल एनेस्थेटिक के अंदर समवट ऐसी प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए जो पेशेंट की मसल्स को रिलैक्स करे। सो नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। ड्यूरिंग जनरल एनेस्थेटिक और एनेस्थीसिया एक पेशेंट आपकी 4 स्टेजेस को एक्वायर करता है। दीज आर नोन एज स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। तो फर्स्ट स्टेज दैट इज एनाल्जेसिया और स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। इन केस ऑफ एनाल्जेसिया स्टेज, ये वाली स्टेज आपकी स्टार्ट होती है फ्रॉम इंडक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक टू बिगिनिंग ऑफ स्लीप और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। जब धीरे धीरे पेशेंट कॉन्शियसनेस को अनकॉन्शियस होने लगे, उस स्टेज को हम बोलते हैं स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। नेक्स्ट, स्टेज ऑफ डेलिरियम और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। ये स्टेज आपकी स्टार्ट होती है जब आपकी एनाल्जेसिया स्टेज क्रिएट हो चुकी हो, उस दौरान आपकी स्टेज ऑफ डेलिरियम एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट, थर्ड स्टेज इज सर्जिकल एनेस्थीसिया। इट इज़ अ एडिक्वेट और प्रॉपर स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थेटिक और कह सकते हैं कि एनेस्थीसिया की जो प्रॉपर स्टेज है वो आपकी थर्ड स्टेज होती है जिसके अंदर हम सर्जिकल ऑपरेशंस को कर सकते हैं। कोई भी सर्जिकल ऑपरेशन हम फर्स्ट और सेकंड स्टेज के अंदर ऑपरेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि स्टेज थर्ड जो है आपकी दैट इज सर्जिकल एनेस्थीसिया। इसी स्टेज पर आकर पेशेंट प्रॉपरली अनकॉन्शियस होता है, उसकी मसल्स टोटली रिलैक्स हो चुकी होती हैं। तो ये हमारी एक एडिक्वेट स्टेज होती है जहाँ पर हम सर्जिकल ऑपरेशंस को स्टार्ट करते हैं। लास्ट इज मेडुलरी पैरालिसिस और वी कैन से दैट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। सो लास्ट स्टेज, ये स्टेज आपकी सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। तो किसी भी जनरल एनेस्थेटिक पेशेंट को फोर्थ स्टेज पर जाने से रोका जाता है। फोर्थ स्टेज कोई भी पेशेंट तभी एक्वायर करता है जब आपका जनरल एनेस्थेटिक की डोज हाई हो गई हो, एक प्रॉपर एडिक्वेट या थेरापेटिक डोज इंड्यूस ना की गई हो, उसको समवट बढ़ा दिया गया हो, तो पेशेंट के फोर्थ स्टेज में जाने के चांसेस हो सकते हैं। पेशेंट कोमा में जा सकता है और अल्टीमेटली वो डेड भी हो सकता है। तो कोशिश की जाती है कि जनरल एनेस्थीसिया को आपकी थर्ड स्टेज तक ही रोका जाए। तो इस स्टेज पर रोकने के लिए ही हम प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस देते हैं, क्योंकि अगर आप सिंगल जनरल एनेस्थेटिक की डोज इंड्यूस कर रहे हो तो वो एक कंप्लीट, जब तक आपका प्रोसीजर चलेगा पोज हो गया अपने आप। सो हम इस स्टेज पर पहुंचते हैं, फोर्थ स्टेज पर पहुंचने से रोकने के लिए ही हम प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस दिया जाता है। क्योंकि समवट एक जनरल एनेस्थेटिक जब आप देते हो तो एक पेशेंट अगर 2 आवर्स 3 आवर्स के ऑपरेशन के लिए जा रहा है, मीन्स कोई भी उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, लाइक किडनी ट्रांसप्लांट अगर करना है तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। तो उस टोटल प्रोसीजर के दौरान पेशेंट को हमें अनकॉन्शियस रखना होता है। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक जनरल एनेस्थेटिक की डोज से पॉसिबल नहीं हो पाता है। चांसेस होते हैं कि वो डोज बढ़ जाए और कहीं पेशेंट फोर्थ स्टेज में ना पहुंचे। तो इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस का सहारा लेते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ अदर ड्रग्स अलॉन्ग विद जनरल एनेस्थेटिक्स। सो नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाउ अ जनरल एनेस्थेटिक विल रिएक्ट और एक्ट, किस तरीके से वो काम करेगा। तो हमारा जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स जो होती हैं वो एक्ट करती हैं उन गाबा रिसेप्टर्स। गाबा दैट इज नोन एज गाबा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, गाबा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, इट्स अ टाइप ऑफ ए रिसेप्टर्स और जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर।
जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स का टाइप होता है और पेंटामेरिक नेचर का होता है। 5 टाइप्स ऑफ एलोस्टेरिक बाइंड साइट्स होती हैं हमारे गाबा रिसेप्टर्स के ऊपर। तो गाबा रिसेप्टर जो होता है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। गाबा आपका एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो इनहिबिशन कॉज करता है आपकी सेंसेशंस की, यानी कि न्यूरॉन सेंसेशंस की। तो अगर गाबा के एक्शन को पोटेंशिएट कर दिया जाए, मीन्स अगर आप गाबा के एक्शंस को इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो इनहिबिशन कॉज करेगा। तो आपके जनरल एनेस्थेटिक्स जो है वो गाबा रिसेप्टर्स पर एक्ट करते हैं, उसकी एलोस्टेरिक बाइंड साइट्स पर बाइंड होते हैं और इसके एक्शन को पोटेंशिएट करते हैं। मीन्स गाबा के एक्शन को पोटेंशिएट करना, इनहिबिशन को इंक्रीज करना। इनहिबिशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारा CNS अल्टीमेटली डिप्रेस होगा। और इन अदर टर्म्स वी कैन से दैट आपका जो CNS है वो डिप्रेस होता है बाय प्रमोटिंग क्लोराइड आयन कंडक्टेंस। जब आपकी CNS में या इनसाइड द मेम्ब्रेन, आपकी जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है उसके अंदर अगर क्लोराइड आयंस की कंडक्टेंस यानी कि क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ जाती है तो क्या होता है, उस मेम्ब्रेन्स के थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर साइट से लेकर इंट्रा सेलुलर साइट की तरफ आपका सोडियम का पेनिट्रेशन ब्लॉक हो जाता है। सोडियम आयंस जो होते हैं हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस होते हैं, ठीक है, वो सेल के अंदर पेनिट्रेट करते हैं जिसकी वजह से आपकी आयन कंडक्टेंस मेंटेन रहती है। तो क्लोराइड चैनल्स ओपन हो जाते हैं ड्यू टू जनरल एनेस्थेटिक्स। जब आपका जनरल एनेस्थेटिक्स गाबा की एलोस्टेरिक साइट के ऊपर बाइंड होता है उससे क्या होता है, आपके क्लोराइड चैनल्स ओपन हो जाते हैं। क्लोराइड चैनल्स ओपन होने की वजह से इनसाइड द मेम्ब्रेन क्लोराइड का इन्फ्लक्स बढ़ जाता है। क्लोराइड इन्फ्लक्स बढ़ने की वजह से सोडियम की एंट्री जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। सोडियम आपका अंदर से बाहर नहीं हो पाता है जिसकी वजह से आपका CNS डिप्रेस होना शुरू हो जाता है। किसी भी पेशेंट के अंदर आपके जो न्यूरोनल सिग्नल्स जाते हैं, न्यूरॉन्स के जो सिग्नल्स पास आउट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्यू टू सोडियम आयन कंसंट्रेशन। अगर आपके ब्रेन के अंदर प्रॉपर सोडियम आयन का इन्फ्लक्स है तो आपका CNS एक पर्टिकुलर साइट से मैसेज को गेन करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई निडल प्रिक करते हैं तो निडल प्रिक की वजह से पेन नहीं होता है, वो पेन तब होता है जब आपका जहाँ निडल प्रिक हुई है वहाँ से सेंसेशन आपके CNS तक पहुँचेगी और CNS दोबारा से उसका रिफ्लेक्स एक्शन उस पॉइंट पर पहुँचाएगा, तब आपको फील होता है कि हाँ आपको कहीं पर निडल प्रिक हुई है, ठीक है। तो ये सारी सेंसेशंस जाती हैं वाया सोडियम आयंस। तो अगर सोडियम आयंस ही प्रॉपरली नहीं है इनसाइड द मेम्ब्रेन तो आपका जो क्लोराइड कंडक्टेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से आपका CNS डिप्रेस होना शुरू हो जाएगा। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वी कैन से दैट जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स बाइंड विद GABA receptors and promote chloride ion conductance. So due to promotion of chloride ion concentration, hyperpolarization will be take place. Hyperpolarization. Inside the membrane, hyperpolarization will create. Due to this hyperpolarization, our CNS becomes depressed. CNS आपका डिप्रेस हो जाएगा और पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेज में जाना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ से स्टार्ट होता है हमारा जनरल एनेस्थेटिक का एक्शन। तो ये है बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर जनरल एनेस्थेटिक्स। सो आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। हम जनरल एनेस्थेटिक्स को कितने टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं? फर्स्ट इज इनहेलेशनल, सेकेंड इज इंट्रावीनस। दो रूट से हम जनरल एनेस्थेटिक्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फर्स्ट इज इनहेलेशनल, जो हम GIT के थ्रू इनहेल करते हैं, मीन्स आपके एल्वेलाई के थ्रू जाते हैं। आप इनहेल करोगे, आपका जो जनरल एनेस्थेटिक है वो आपका एल्वेलाई के अंदर स्टोर होगा, एल्वेलाई के थ्रू ही वो आपके डिफरेंट पार्ट्स के अंदर इंट्रोड्यूस होगा। तो इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज गैसेस, next is volatile liquids. In gases, one example that is nitrous oxide. Also we can call it laughing gas. Nitrous oxide को हम laughing gas भी बोलते हैं। So इसको हम यूज करते हैं as a general anesthetic. Next, volatile liquids. Halothane, enflurane, dasflurane, sevoflurane, isoflurane and enflurane. These drugs are included in volatile liquids. So next classification is IV route, intravenous route. Thiopentan sodium, ketamine,
propofol, etomidate. These drugs are included in intravenous classification. तो ये हम IV रूट से देते हैं. In term of IV, one drug that is ketamine. Ketamine drug is also known as dissociative anesthetic. ये आपकी dissociative anesthetic की कैटेगरी में आती है. So next we will do classification. After classification, synthesis and SARO furthers these drugs. Look students, one term that is balanced anesthesia. Balanced anesthesia, we can say that several categories of drugs are combined. Balanced anesthesia हम बोल सकते हैं जो हम प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस देते हैं along with जनरल एनेस्थेटिक्स. मीन्स सिर्फ और सिर्फ जनरल एनेस्थेटिक की ही डोज के साथ साथ हम डिफरेंट कैटेगरीज की 6 और 7 टाइप्स जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन. तो इनकी एक प्रॉपर अमाउंट बैलेंस्ड हो इज नोन एज बैलेंस्ड एनेस्थीसिया. After classification, the structures of all general anesthetics. First is nitrous oxide, that is inhalational general anesthetic categorized under gases. Next is diethyl ether. It is a volatile liquid. General structure for diethyl ether is CH2H5O C2H5. General formula for ether is ROR. So there are two alkyl groups, that is ethyl. So diethyl ether is also act as general anesthetics categorized under volatile liquids. Next is halothane. It is IV general anesthetic, intravenous general anesthetics. So formula for halothane CF3CHBr chlorine. So IUPAC name is 2-bromo, that is second carbon, first and second, 2-bromo 2-chloro 1,1,1 trifluoroethane. 3 fluorine molecules are attached here, first carbon. So 1,1,1 trifluoroethane. This is IUPAC name for halothane. Next general anesthetic drug is thiopental sodium. It is categorized under IV general anesthetics or ultra short acting general anesthetics. Ultra short acting general anesthetics. Structure for thiopental sodium is this. The basic ring skeleton in thiopental sodium is barbituric acid. So barbituric acid is pyridine ring. Pyrimidine ring. Pyrimidine ring is 6-membered ring with 2 nitrogen atoms at first and third position. So basic skeleton or basic nucleus in thiopental sodium is barbituric acids. So these all are substitution on barbituric acid. 5-ethyl. This 5th position. One substitution is ethyl group. 5-ethyl. Another substitution at 5th position is 5 first 1-methyl butyl. In first position 1-methyl butyl. 2-thiobarbiturate. At second position thio group 2-thiobarbiturate. This Na atom is for sodium molecule. So known as thiopental sodium. It is ultra short acting barbiturate. So mechanism of action for ultra short acting is that thiopental sodium binds with chloride ion receptors or at GABA receptor chloride ionophore site. GABA receptor के ऊपर जो chloride ion की binding site है वहाँ पर आपका thiopental sodium bind होता है और इस binding complex से एक्टिवेट होता है आपका क्लोराइड इन्फ्लक्स जिसकी वजह से आपका CNS डिप्रेस होना शुरू होता है. सो नेक्स्ट ड्रग इज कीटामाइन HCl. कीटामाइन HCl इज कैटेगराइज्ड अंडर डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया. तो स्ट्रक्चर फॉर कीटामाइन इज दैट दिस. सो IUPAC इज 2-chloro at second position 2-chlorophenyl 2-chloro. Second position 2-chlorophenyl 2-methyl amino. At second position
2-methyl amino. Cyclohexane 1 on. This is cyclohex and that is first position. 1 on means ketone group is attached at first position of cyclohexane. So basic nucleus or basic ring skeleton in ketamine is on, ketone group. So this is the structure for ketamine HCl and this is IUPAC name for ketamine hydrochloride. It acts as dissociative anesthesia. It also binds or it causes their mechanism of action by binding with NMDA receptor. One binding site at GABA receptor is for NMDA. So this ketamine HCl or ketamine binds with this receptor and causes CNS depression. So these all drugs are categorized under general anesthetics. That's all.